Students, today we will discuss about anomalous Zeeman effect. Dear students, this effect observed when applied field is weak. आप जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो इट इज वीक, ठीक है, अबाउट 1 or 2 टेस्ला, एंड द स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट इनटू मोर देन 3 कंपोनेंट्स. ठीक है, आप 4 ले सकते हो, 6 ले सकते हो. क्लियर है. फर्स्ट चीज मैंने आपको इसमें क्या बताई कि मैग्नेटिक फील्ड वीक होनी चाहिए अप्लाइड, और हर स्पेक्ट्रल कंपोनेंट 3 से ज्यादा कंपोनेंट में स्प्लिट होना चाहिए. ठीक है, अब ये दोनों चीजें अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा. डियर स्टूडेंट्स, अगर आपकी फील्ड वीक नहीं स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो हमारे पास वो इफेक्ट एनोमलस जीमन इफेक्ट नहीं होगा, वो पार्शियल बैक में चला जाएगा. इसलिए हमें ये चीज ध्यान रखनी है, द फील्ड शुड बी वीक. फिर अगर आपका एक कंपोनेंट, चलो मान लिया कि फील्ड वीक है, बट अगर एक कंपोनेंट 3 कंपोनेंट में डिवाइड होगा तो वो नॉर्मल जीमन इफेक्ट होगा. ठीक है, इसलिए फील्ड वीक होनी चाहिए और ईच कंपोनेंट मोर देन 3 में स्प्लिट होगा. उस स्टेटस को ही हम एनोमलस जीमन इफेक्ट कहते हैं स्टूडेंट्स. और ये जो जीमन इफेक्ट है ये उन्हीं लेवल्स की ट्रांजिशन में होगा जो मल्टीपल लेवल होंगे. मीन्स आपके पास यहाँ पे S जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, सिंगलेट स्टेट नहीं होनी चाहिए. ध्यान रखना, जब मैंने आपको नॉर्मल जीमन इफेक्ट करवाया था तब मैंने कहा था द स्टेट शुड बी सिंगलेट, बट यहां मैं आपको कह रही हूं द स्टेट शुड नॉट बी सिंगलेट. मीन्स एनोमलस जीमन इफेक्ट अराइज ही स्पिन के यूज से होता है. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं द स्पेक्ट्रल लाइन विच अराइज फ्रॉम द ट्रांजिशंस between the component of multiplet levels that will produce a anomalous Zeeman effect. ठीक है, मल्टीप्लेट लेवल्स जब यूज होंगे तब जब जो लेवल्स में स्पेक्ट्रल लाइंस में स्प्लिटिंग आएगी वही एनोमलस जीमन इफेक्ट होगी. क्लियर है. और सिंगलेट लेवल में अगर ट्रांजिशन से स्प्लिटिंग आ रही है स्पेक्ट्रल लाइन में, दैट इज नॉर्मल जीमन इफेक्ट. क्लियर है. अब डियर स्टूडेंट्स, इस इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हमें स्पिन का यूज भी करना पड़ेगा. जैसे नॉर्मल जीमन इफेक्ट में हमने सिर्फ L का यूज किया था और वहां पे हमारे पास S की वैल्यू 0 थी. ठीक है, तो जब स्पिन का वहां रोल ही नहीं था कोई नॉर्मल जीमन इफेक्ट में, तो हम उसे क्लासिकली भी एक्सप्लेन कर रहे थे और क्वांटम से भी एक्सप्लेन कर रहे थे. क्लियर. बट यहाँ पे एनोमलस जीमन इफेक्ट जो है वो उसमें स्पिन का रोल इंपॉर्टेंट है. इट मीन्स हम क्लासिकल से तो एक्सप्लेन कर नहीं सकते एनोमलस जीमन इफेक्ट को, इसीलिए मैंने हाईलाइट करते टाइम ये कुछ नहीं बोला कि इट इज क्लासिकल जीमन इफेक्ट मीन्स क्लासिकल एक्सप्लेनेशन और क्वांटम, बिकॉज इट इज अंडरस्टूड एनोमलस जीमन इफेक्ट. Anomalous Zeeman effect is explained by the concept of spin, so there is no explanation by classical physics. Clear? तो anomalous Zeeman effect को हम क्वांटम थ्योरी से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमें 2 डेरिवेशंस करने की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास एक सिंगल डेरिवेशन होगी और वो क्वांटम एक्सप्लेनेशन ही होगी स्टूडेंट्स. ठीक है, ये नॉर्मल जीमन इफेक्ट से डेरिवेशन बहुत मेल खाती है. वो इसलिए क्योंकि वहां पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का L वेक्टर पे जो इफेक्ट आ रहा था वो सेम यहाँ पे J वेक्टर पे आएगा. क्लियर है. मींस वहां पे आपने S तो था नहीं तो L वेक्टर पे आ रहा था, अब यहाँ पे L भी है और S भी है. जब वो दोनों एक दूसरे से कपल होते हैं तो बनता है J. तो आप डेरिवेशन में ऑब्जर्व करोगे कि नॉर्मल जीमन इफेक्ट में मैंने जहां जहां म्यू L ML लिखा था, मीन्स मैंने ये 3 टर्म्स वहां यूज की थी, म्यूएल, L और ML. तो इस डेरिवेशन में वहां सेम डेरिवेशन होगी, सेम लॉजिक होगा. टर्म्स यूज होंगी, म्यूएल के प्लेस पे म्यू J, L के प्लेस पे कैपिटल J और ML के प्लेस पे MJ. और डेरिवेशन में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, सेम लॉजिक आपका अप्लाई होगा. क्लियर है. हम यहाँ भी एटम को एज अ डाइपोल कंसीडर करेंगे
कि हमारा एटम एक डायपोल है जो इस तरह से आपने उसको मार्क करके रखा है और उसको आपने एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन दिस वे। क्लियर? अब जैसे ही आपने इस डायपोल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो इस पे स्टूडेंट्स एक टॉर्क अप्लाई होगा और टॉर्क अप्लाई होने की वजह से ये जो डायपोल है ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा। तो टॉर्क अप्लाई होगा तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी, इसमें एनर्जी भी इसको मिलेगी, ठीक है। वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगी, उस वजह से इसके एनर्जी लेवल पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो हम वो सब मैथमेटिकल ट्रीटमेंट से एक्सप्लेन करेंगे कि वो चीजें कैसे होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने म्यू जे पढ़ा होगा, ठीक है। म्यू जे जो वर्ड है, इट रिप्रेजेंट्स टोटल मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। और ये इन दोनों का रिजल्टेंट होता है, म्यू एल एंड म्यू एस। म्यू एल जो है वो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को बता रहा है, म्यू एस स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को बताएगा, और इन दोनों से जो रिजल्टेंट बनता है दैट इज नोन एज म्यू जे, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर है? और आपको अगर ध्यान हो तो म्यू जे का एक्सप्रेशन हमने सेकेंड यूनिट में ड्राइव भी किया था स्टूडेंट्स, ठीक है। उसको हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। हमारे पास म्यू जे का एक्सप्रेशन ये होता है स्टूडेंट्स, माइनस म्यू बी जी रूट जे इंटू जे प्लस 1। यहाँ पे म्यू बी आपका बोर मैग्नेटन है, जी लैंड जी फैक्टर है, और जे आपके पास टोटल एंगुलर मोमेंटम का क्वांटम नंबर है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो लैंड जी फैक्टर है एक्चुअल में इसकी वैल्यू आपके पास ये होती है 1 प्लस जे इंटू दिस वन स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लैंड जी फैक्टर की वैल्यू होती है। ये दोनों वैल्यूज का जो एक्सप्रेशन है वो हम सेकेंड यूनिट में ड्राइव कर चुके हैं, यहाँ पे हम सिर्फ डायरेक्ट इसका रिजल्ट यूज करेंगे। अब स्टूडेंट, आपने इसको जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इस पे जो टॉर्क अप्लाई होगी उसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। आपको पता है, आपने नॉर्मल जीवन इफेक्ट में भी लिखा था, म्यू जे क्रॉस बी, ठीक है। नॉर्मल जीवन इफेक्ट में इस प्लेस पे म्यू एल था और यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू जे। अब यहाँ पे आपने नेगेटिव साइन उस टाइम भी लगाया था और यहाँ मैंने यहाँ पे भी लगाया। उसका रीजन यही होता है कि जब आपके पास कोई जो पार्टिकल है या जिसकी आप स्टडी कर रहे हो वो अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है तो म्यू जे और इस चीज की डायरेक्शन जो होती है वो अपोजिट होती है, तो यहाँ पे -1 आता है। अगर पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज हो तो यहाँ +1 आ जाएगा। क्लियर है? अब मैं यहाँ पे म्यू जे की वैल्यू, पहले इसके क्रॉस को ओपन कर लेते हैं हम, तो हमारे पास बनेगा म्यू जे बी साइन थीटा। क्लियर है? मैंने इस चीज को ओपन कर दिया, क्रॉस प्रोडक्ट को, और थीटा जो है हमारा वो एंगल है म्यू जे और बी के इन बिटवीन। क्लियर है? अब जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो ये टॉर्क उस डायपोल पे अप्लाई होगा और इसकी वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी रेज हो जाएगी, क्योंकि जब टॉर्क उस पे अप्लाई हो रहा है तो उसको एनर्जी मिल रही है ना, ठीक है। और एनर्जी मिलेगी तो वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर होगी, और जो पोटेंशियल एनर्जी उसकी अंदर उस एटम के अंदर स्टोर होगी या उसको जो प्रोवाइड होगी, अब हमें वो निकालनी है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट्स, Vm इज इक्वल टू टो डी थीटा। इंटीग्रेशन की लिमिट मैंने ली है π/2 से थीटा तक। अब मैंने π/2 से स्टार्टिंग क्यों की है, ये मैंने आपको नॉर्मल जीमन इफेक्ट में भी बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ड्यू टू टॉर्क अप्लाई, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो जब आप उस डॉट को ओपन करते हो तो कोस आता है, और कोस की मिनिमम वैल्यू 90 पे होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब डायपोल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, उस टाइम पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी से हमने उसको इस पोटेंशियल एनर्जी तक पहुंचा दिया, तो हमें जितना वहां पे एनर्जी उसके अंदर स्टोर हुई वो ये हो जाएगी।
अब मैंने जो यहाँ पे टो की वैल्यू निकाली थी वो मैं यहाँ पुट कर रही हूँ स्टूडेंट्स। जो टर्म्स इंडिपेंडेंट हैं उनको मैंने बाहर रख लिया, तो हमारे पास ये बन जाएगा। अब साइन थीटा का अगर आप इंटीग्रेशन ओपन करोगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, दिस वन स्टूडेंट्स। अब मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ, एक बार अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन जो बन जाएगा दैट इज माइनस म्यू जे बी कॉस थीटा। अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ म्यू जे की वैल्यू पुट कर रही हूँ जो मैंने आपको बिल्कुल इस डेरिवेशन के स्टार्टिंग में बताई थी, दिस वन स्टूडेंट्स। अब मैं यहाँ इसको पुट कर देती हूँ, तो एक माइनस ऑलरेडी है, एक यहाँ से आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगी टर्म स्टूडेंट्स। तो हमारा एक्सप्रेशन ये बन चुका है। अब इसमें मैं थोड़ा सा चेंज और लेकर आना चाहती हूँ कि पहली बात इसमें कॉस आ रहा है, तो जैसे मैंने पिछले वाले नॉर्मल जीवन इफेक्ट में सेम लॉजिक से कॉस थीटा को पुट किया था, वैसे ही सेम मैं यहाँ भी पुट करूंगी उसको। तो हम थोड़ा सा इसमें चेंज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। आपने ध्यान हो तो इसमें डायग्राम किए थे वेक्टर एटम मॉडल करते टाइम कि जब आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हो तो जे वेक्टर जो है वो उसके सराउंडिंग में रिवॉल्व करता है, ठीक है, और जे के सराउंडिंग में एल और एस रिवॉल्व करता है। अब जैसे जैसे ये जे वेक्टर इस बी के सराउंडिंग में रिवॉल्व करेगा तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या बनेगा, स्टार में बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ये बनेगा जे स्टार कॉस थीटा, और इसी चीज को बोला जाता है एम जी, मीन्स एम जी इज इक्वल्स टू जे स्टार कॉस थीटा। जे स्टार को अगर आप इसको ओपन करके लिखना चाहो तो जे स्टार का मतलब होता है रूट जे इंटू जे प्लस वन। अब ये यहां से अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स एम जे डिवाइड बाय जे इंटू जे प्लस वन। अब इस कॉस थीटा की वैल्यू को मैं यहां पुट कर रही हूँ स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो हमारी वैल्यू ये बन गई स्टूडेंट्स। अब ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी, तो हमारे पास वीएम की वैल्यू आ जाती है जी एम जे म्यू बी बी, ठीक है। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स, नेट इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है। इसमें जी लैंडजी फैक्टर फिक्स होगा एक स्टेट के लिए पर्टिकुलर, बी मैग्नेटिक फील्ड है, ये बहुत मैग्नेटन है, मींस किसी भी एक पर्टिकुलर लेवल को कितनी पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी ये डिपेंड करता है एम जे पे, इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, जे पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक एटम के अलग अलग एनर्जी लेवल को पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट प्रोवाइड होगी और वो डिपेंड करेगा कि उसकी जे की वैल्यू कितनी है, क्लियर है। अब हम इसको फ्रीक्वेंसी में और एनर्जी लेवल्स में देखते हैं, मींस अब हमें पर्टिकुलर एनर्जी लेवल लेना पड़ेगा कि इस एनर्जी लेवल को इतनी पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है, इसको इतनी मिल रही है, क्लियर है स्टूडेंट्स। मैंने ये सिंपल सा एक डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जब आप फील्ड नहीं लगा रहे तो आपके ये जो दोनों लेवल्स हैं इनकी एनर्जी में मैंने सबस्क्रिप्ट में नोट लगाया है, ठीक है। नोट का मतलब ये है कि ये एनर्जी लेवल्स की एनर्जी को उस टाइम पे बता रहे हैं व्हेन नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। आई मींस इनिशियल लेवल की एनर्जी, एफ मींस फाइनल की एनर्जी, क्लियर है। इसी तरह से जब फील्ड अप्लाई कर दोगे तो नोट सबस्क्रिप्ट में मत लगाना और ई आई ई एफ वहां पे रहेगा। ई आई मीन्स इनिशियल लेवल की एनर्जी जब हम फील्ड लगा चुके हैं, ई एफ मीन्स इनिशियल लेवल की एनर्जी, सॉरी ई एफ मीन्स फाइनल लेवल की एनर्जी जब आप फील्ड अप्लाई कर चुके हो। इसमें मैंने जो एमिटेड फ्रीक्वेंसी है उसको न्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया है और यहाँ पे एमिटेड फ्रीक्वेंसी को हमने न्यू से रिप्रेजेंट किया है। अब डियर स्टूडेंट्स मुझे इन दोनों में रिलेशन निकालना है, क्लियर है। तो हम इन दोनों का फॉर्मूला लिखते हैं और उनको कनेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स हमारे फॉर्मूलाज ये बनेंगे, एमिटेड फ्रीक्वेंसी व्हेन नो फील्ड इज अप्लाइड, एमिटेड फ्रीक्वेंसी आफ्टर अप्लाइंग फील्ड। अब डियर स्टूडेंट्स इन एनर्जी लेवल में हम रिलेशन निकालते हैं। तो आपको ये चीज पता है कि ई आई इज इक्वल्स टू ई नॉट आई प्लस वी एम आई, क्योंकि यही चीज ऐड हुई है ना फील्ड लगाने की वजह से, एंड ई एफ इज इक्वल्स टू ई नॉट एफ प्लस में वी एम एफ, क्लियर है। अब ये वैल्यूज मैं यहां पुट कर देती हूँ स्टूडेंट्स मैंने इस तरह से इसकी वैल्यूज यहाँ पुट कर दी हैं। उसके बाद मैंने ई वाली टर्म्स को सेपरेट कर लिया और वी वाली टर्म्स को सेपरेट कर दिया।
अब अगर आप देखो तो ये चीज जो है दिस वन, ये न्यू नॉट ही तो है, तो मैं इसको पुट कर देती हूँ दिस वन स्टूडेंट्स। अब हम VMI और VMF की वैल्यू यहां पुट करते हैं। इस रिलेशन से स्टूडेंट्स हमारे पास VMI की वैल्यू और VMF की वैल्यू बनेगी, ये बन जाएंगी स्टूडेंट्स। अब मैं इन दोनों वैल्यूज को यहां रख रही हूं, ये एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स हमारा बन जाएगा। अब बार बार इस टर्म को लिखने से बेटर है कि हम इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दें, डेल्टा न्यू, और इस ब्रैकेट वाली टर्म को एज सच रख लेते हैं। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स। इसमें ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ना अप्लाई करने से पहले की थी, और इस चीज के एडिशन की वजह से, अब ये चीज प्लस में भी आ सकती है माइनस में भी आ सकती है, तो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी के कुछ कंपोनेंट जो होंगे वो नेचुरल से ज्यादा होंगे और कुछ नेचुरल से कम होंगे। क्लियर है? तो हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट, इट इज द एक्सप्रेशन फॉर अ वीक फील्ड मैग्नेटिक इंटरेक्शन एनर्जी फॉर अ नॉर्मल जीमन इफेक्ट, एंड दिस frequency expression is valid for those transitions in which multiplet energy levels are involved। means यहां पे सिंगलेट स्टेट्स नहीं लेनी, आपने वो स्टेट्स लेनी है जिनकी स्पिन नॉन जीरो हो। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स ये हमारी एनोमलस जीमन इफेक्ट की डेरिवेशन कंप्लीट हो गई है। हम नेक्स्ट लेक्चर में D1 D2 लाइन जो सोडियम एटम की थी उनकी स्प्लिटिंग कैसे होगी, मींस उसमें एनोमलस जीमन इफेक्ट कैसे प्रोसीड होगा, वो स्टडी करेंगे। आप ये भी कह सकते हो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनोमलस जीमन इफेक्ट, और वो काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। क्लियर है? तब तक आप इस डेरिवेशन को कंप्लीट कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। नेक्स्ट लेक्चर में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ दिस यूनिट, स्प्लिटिंग ऑफ अ D1 D2 लाइन, और यू कैन से एग्जाम्पल ऑफ एनोमलस जीमन इफेक्ट को स्टडी करेंगे। ओके।